Good evening, all of you. So, yesterday we started with chapter. I'm audible now? Am I Yes, audible? Yes, sir. yes, Screen is also visible now, all of you? Yes, sir. Okay, fine. Yesterday we started with chapter working capital. Today we'll start with all of the illustrations and TYUs. See, let's determine the cost of funding a receivable balance. ये हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था कल। थ्योरी पोर्शन पूरा कर लिया था। आज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। इन केस इफ एनी वन ऑफ यू मिस द क्लास, मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, आप उसको पढ़ लें और उसके बाद ये वाला लेक्चर अभी भी अटेंड करें, अभी भी समझ में आएगा। Let's determine the cost of funding a receivable balance by considering the difference between making cash sales and offering credit. मतलब हमको ये बता रहा है, एक तो हम कैश सेल करें और एक हम क्रेडिट सेल करें, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्रेडिट सेल करने से हमारा पैसा ब्लॉक होता है, जो पैसा ब्लॉक होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिजनेस currently has an overdraft balance of 10,000, जनरल नॉलेज है, विथ इंटरेस्ट चार्ज एट 7% पर ईयर। आपके पास 10,000 रुपए की ओडी है और इंटरेस्ट 7% पर ईयर लगता है, तो पूरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 का 7%, अगर पूरे साल की बात करो तो। ठीक है, लेकिन अगर हम इफ इट देन मेक अ कैश सेल ऑफ 1,000, तो कैश इमीडिएटली आ जाता है। अगर कैश सेल करते हैं तो हमारा ओवरड्राफ्ट 10 की जगह 9 ही रह जाएगा, क्योंकि कैश आ गया। अच्छा, सेल कितने दिन की क्रेडिट पे की गई है? 30 डेज की क्रेडिट टर्म पे। हाउ मेनी डेज? 30 डेज। अब आप एक बात समझिएगा, illustration 1, OD overdraft 10,000, rate of interest 7% पर एनम। तो मेरा इंटरेस्ट कितना लगता होगा? 10,000 का 7% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने 1 मंथ का क्यों निकाला? हमने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखो, इफ इंस्टेड द सेल इज मेड ऑन 30 डेज क्रेडिट टर्म, 1,000 रुपए की सेल हम कैश में कर दें तो 1,000 आ जाते ही ओडी 9 की हो जाएगी। लेकिन 1,000 की सेल हम उधार में करें तो वो 1,000 आने में पूरे 30 दिन लगेंगे। तो अगर मैंने क्रेडिट सेल करी, इफ सेल्स ऑन क्रेडिट ऑफ 30 डेज, तो मेरी ओडी जो चल रही है 10,000 की, वो 10,000 की रहेगी ना।
7% का ब्याज 1 महीने का लगेगा। इफ सेल्स ऑन कैश बेसिस, तो मेरी ओडी 10 की जगह कितनी गिर जाएगी, 9,000 की। अब मेरी ओडी पे ब्याज कितना लगेगा, ये क्वेश्चन को समझाना है इसको। 7%, यानी आपका ये इंटरेस्ट बच गया। इतना इंटरेस्ट लग रहा था, कैश सेल करते तो इतना बच जाता, यानी 5.75। इफ कैश सेल्स, इफ credit period of 30 days allowed, interest on receivable, actually receivable का इंटरेस्ट हो गया एक तरह से, ये will be this। आप सीधा 1000 का भी निकाल सकते थे, बट मैंने आपको बेसिक समझाया। 5.75, तो यही अपनी रिसीवेबल की फंडिंग कॉस्ट है। अच्छा, अब अगर आप ये समझाने के लिए कि भाई ओडी है मेरे पास, मैं कह रहा हूं ओडी नहीं भी है, अगर मैंने 1,000 रुपए, $1,000 की उधारी दी है 30 दिन की, तो 30 दिन का ब्याज लगेगा मेरा, कैश सेल्स में जो नहीं लगता। इज इट ओके यश? यश, यस सर। जिन बच्चों ने अगर कल क्लास अटेंड नहीं भी करी है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता जाऊंगा, क्योंकि आपके 12th का जो पोर्शन आपने पढ़ा था वही इधर काम आने वाला है। देखो, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी माल खरीदने से लेकर माल बेचकर जो पैसा हाथ में आ जाता है, उस पूरे पीरियड को देखना। अब अगर आप होलसेलर या रिटेलर हैं, यानी आप सिर्फ और सिर्फ तैयार माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आपको 3 पीरियड की जरूरत पड़ती है। एक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यानी जो माल आपने खरीदा वो कितने समय आपके पास रहेगा। दूसरा होता है अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, जो माल आपने उधार में बेचा वो कितने दिन पैसा उधार में फंसा रहेगा। और तीसरा, जो माल आपने खरीदा था उधार में, आपने खरीदा था उधार में, उसका अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड। अब आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में से अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड घटा दो, अकाउंट रिसीवेबल जोड़ दो, आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। अच्छा, ये ऐड करके लेस करके फिर ऐड करो, या दोनों को ऐड करके लास्ट में इसको लेस कर दो, बात एक ही है। लेकिन बच्चों, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, देखो ये है प्योरली ट्रेडिंग या होलसेलर वाला, जहां सिर्फ यहां पर इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स की पाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सिर्फ प्योरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्री 3 तरह की होगी, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, और फिनिश गुड्स की। तीनों को कैसे निकालते हैं, एक बार ये फॉर्मूले हम पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, यहां पर फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब एक बढ़िया बात जो आपके कोर्स में नहीं है, एक बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करता है, यानी माल बनाकर बेचता है और साथ में बना बनाया माल खरीद कर भी बेचता है, तो उसके लिए एक होगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड लेस अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड मैन्युफैक्चर्ड। फिर उसके बाद एक और आएगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड परचेज्ड लेस अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड फिनिश गुड्स। यानी
दो चीजें और निकलेंगी इन 5 की जगह। 1 2 3 4 5, ये 5 है, वहां 7 निकलेंगी। फिनिश गुड्स के 2 पीरियड निकलेंगे, एक फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड मैन्युफैक्चर्ड, एक फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड परचेस्ड। अब फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो आपने बनाया और नहीं बेचा। फिनिश गुड परचेस का मतलब जो बना बनाया खरीदा लेकिन बेचा बेचा नहीं, टाइम जितना रखा है अपने स्टोर के अंदर। अच्छा, यहाँ अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड किसका? जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा। अच्छा, वहां पर फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड परचेज में से लेस होगा, लेस अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड किसका? जो फिनिश गुड्स आपने तैयार खरीदा था, ये नीचे वाला। आई होप समझ गए आप। यहां पर तो इन्वेंट्री का मतलब ही फिनिश गुड्स परचेज्ड है, और अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड का मतलब वो फिनिश गुड्स आपने बना बनाया खरीदा है बेचने के लिए, उसका उधारी का पीरियड। खत्म। अब देखो कितना आसान है, TYU1 पढ़ो। A company has provided the following information. Account receivable collection period. How much? 56 days. Raw material inventory holding period. 21 days. Production period बोलता है, यानी WIP period 14 days. Supplier payment period मतलब पेबल। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड मतलब फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब आप समझ लीजिए TYU1 को। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। आप चाहो तो यहीं लेस कर दो, किसको? पेबल पेमेंट पीरियड। फिर आप लो WIP इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, फिर आप लो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, फिर आप लो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कितने दिन में पैसा उधारी से आया। अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो आपका है वो है 56 डेज, और सप्लायर का पेमेंट पीरियड है 42 डेज। अच्छा, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये कम और ये ज्यादा हो सकता है। ये 14 डेज यानी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री 56 दिन तक हम रखते हैं, और 42 दिन की उधारी तो पेबल दे देते हैं, तो हमारे लिए तो 14 दिन का ही टेंशन है ना। बिल्कुल सही, इसलिए ही लेस कर दिया। ये 42 बाद में भी लेस कर सकते थे। WIP इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है? 14 डेज। लो भाई, ये भी 14 दिन आ गया। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 28 दिन, और रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, मेरे से गलती हो गई है, ये 21 डेज है। ये नेगेटिव आ ही गया आखिरकार, गलती हो गई थी मेरे से, समझ गए आप। मैंने रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड को इन्वेंट्री लिख दिया था रॉ मटेरियल की। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल 56 दिन है, मैंने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को 56 बोल दिया था। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो 21 दिन की है, सॉरी फॉर दैट। ये लो, मेरी कही हुई बात आ गई, नेगेटिव हो गया ये, बट चिंता वाली बात नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 21 + 14 + 28 + 56 - 42, ऐसे भी कर सकते हो। आपकी 77 डेज की कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है बच्चों, अब घबराएं बिल्कुल नहीं, ये भी आपके लिए इलिस्ट्रेशन 2 में लाया हूं।
X company has the following figure from its most recent account. जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करा है प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, समझ में आ जाएगा। 4 मिलियन के रिसीवेबल हैं, 2 मिलियन के ट्रेड पेबल हैं, 4.3 मिलियन की इन्वेंट्री है, सेल्स 80% क्रेडिट पर है, मटेरियल सारा क्रेडिट पर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 25 है। एक बार ये फिगर अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सारे फिगर एक बार कॉपी कर लेते हैं सामने के सामने देख के। एक बार लिख लें, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रिसीवेबल्स सब मिलियन में है, डॉलर मिलियन, 4 मिलियन। ट्रेड पेबल्स 2 मिलियन। इन्वेंटरी थोड़ा ध्यान से देखना, 4.3 मिलियन। सेल्स यहां पर आपको बोल दिया है 80% ऑन क्रेडिट, 30। तो सेल्स अगर 80% क्रेडिट पर है बच्चों, यानी 30 में से 30 का 80% 24 मिलियन, दैट इज 24 मिलियन इज ऑन क्रेडिट और 6 जो है वो कैश। मटीरियल परचेजेस ऑल ऑन क्रेडिट, सारा ही क्रेडिट पर है, 80। कॉस्ट ऑफ सेल्स 25। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आंसर in above questions, in above illustration, we can compute। अच्छा, आप लोगों को याद आ जाएगा अपना 12th, अभी नहीं भी आएगा तो भी बहुत इजी है, चिंता मत करना। in above illustration we can compute only 3 periods, that is inventory, receivable and payable। और इसका अभी हाल फिलहाल कोई यूटिलिटी नहीं। बट if inventory details are given, that is कि जो 4.3 मिलियन है, हाउ मच इज
raw material, WIP, and finished goods in $4.3 million. Then we can compute 5 periods. That is 3 for inventory and receivable and payable. 3 for inventory मैंने समझ गए ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, अब मैं आपको समझाता हूं। ये 4.3 मिलियन जिन बच्चों ने क्लास कल अटेंड नहीं करी थी, सबसे पहले बहुत सीधा सा लॉजिक देखना। पहले मैं आपको रिसीवेबल पीरियड निकाल, बिल्कुल लॉजिकल वे में। मुझे एक बात बताओ, आपके रिसीवेबल यानी उधार की सेल कितनी है? 4 मिलियन। मतलब उधार में पैसा कितना फंसा रहता है? 4 मिलियन। और उधार में बेचते कितना हो? 30 नहीं बेचते हो, 24 बेचते हो। हाँ, अगर आपको ये नहीं बोलता कि 80% क्रेडिट, तो आप सारी सेल को क्रेडिट मान लेते। अब सीधा तो लॉजिक समझो, 4 मिलियन का पैसा फंसा रहता है, जबकि साल में आप 24 मिलियन बेचते हो। तो साल में दिन कितने हैं? 365। अगर डेज में निकालना है तो 365 से मल्टीप्लाई करना, वीक्स में निकालना है तो 52 से मल्टीप्लाई करना, और अगर मंथ में निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना। खत्म। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये सिर्फ इसलिए आपको पता रहे कि मैंने करा क्या। ये लो आ गया। हाउ मेनी डेज? लगभग लगभग 61 डेज। अप्रॉक्स कर लिया मैंने। क्या आपको मेरा रिसीवेबल पीरियड समझ में आ गया? ऐसे में आपको पेबल पीरियड भी समझा देता हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान रखिएगा आप, यहां पर मैं मटेरियल परचेज नहीं लूंगा, यहां मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लूंगा। क्योंकि मेरे ये ट्रेड पेबल जो हैं, बात को समझना, उसका बेस मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। क्योंकि परचेज, अगर आप बोलोगे सर परचेज दे रखी, फिर आपने पेबल ऐसे क्यों निकाला? मैं बताऊंगा अभी आपको, रुको। ये देखो, पेबल वाला पहले बताता हूं, पेबल वाला है ना। ये इसने अजम्पशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए आप घबराना मत। हाँ, अच्छा भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इस क्वेश्चन को इसने, ये जो 4.3 मिलियन की इन्वेंट्री है ना, इसके टुकड़े कर दिए। रुको, क्या बोलता है, बात समझना। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इसने 1 मिलियन बोली है, ये अजम्पशन लिया है इसने, मतलब बताया है। और WIP की 1.3 बोली है,
और फिनिश गुड्स की 2 बोली है। तो ये लिख लेता हूं मैं। इफ ब्रेकडाउन ऑफ इन्वेंट्री गिवन, रॉ मटेरियल 1 million, WIP 1.3 million, and finished goods 2 million। यानी आपको इन्वेंट्री का ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब मैं आपको समझाता हूं। मैं एक एक करके वापस इसको हटा रहा हूं, जिसे अपन लाइन से पढ़ते थे वही पढ़ते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड। आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल कितना आपके पास? 1 million। ठीक है ना? फिर अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला भी रिकॉल करवाता हूं। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड का जो फॉर्मूला है वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अपॉन मटेरियल यूसेज। मटेरियल यूसेज। इस क्वेश्चन में आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, मैं रिपीट करूंगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यूसेज इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट आपको एक फर्दर इंफॉर्मेशन और दे दी गई नीचे। रॉ मटेरियल यूसेज ये क्वेश्चन में गिवन है अलग से नीचे, क्योंकि हां अगर ये यूसेज गिवन नहीं होता तो मैं 18 को ले लेता, ये इस 18 को। परचेज और यूसेज को सेम मानना, बताऊं कब? जब नहीं गिवन हो। मैं 18 लेने वाला था, बट मुझे याद आया मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, इसलिए कि 2 मिलियन दे रखा है, 20 मिलियन दे रखा है। अब समझो क्यों। परचेज और यूसेज को सेम इसलिए मान लेना कि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक सेम होंगे तो जो परचेज है वो यूसेज होगा, क्योंकि यूसेज का मतलब क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग क्लोजिंग का फिगर अगर सेम है तो परचेज यूसेज बन जाएगी, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो रॉ मटेरियल पीरियड 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 365 डेज में निकाल रहा हूं। ये लिखता इसलिए हूं जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने वर्किंग क्या करी है, अदरवाइज डायरेक्ट आप ये 18.25 निकाल लो। अब रॉ मटेरियल के डेज में से आप लेस कर दो पेबल पेमेंट पीरियड। अब बच्चों पेबल पेमेंट पीरियड, तो आपके पेबल कितने हैं? 2 मिलियन। अब यहां 18 ही लेना है क्योंकि 18 दे रखा है, इंटू 365, सॉरी इजिकल टू नहीं लगाना था अभी। और एक गजब, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री सिर्फ 18 दिन लेती है, लेकिन पेबल जिनसे आप माल उधार लाते हो 41 दिन का आप पैसा आप उनका रोक के रखते हो, यानी आपको तो मजे ही मजे हैं। तो इनफैक्ट ये हो जाएगा आपका 41 माइनस 18,
22 डेज। अब रॉ मटेरियल के बाद WIP इन्वेंट्री पीरियड, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड, फिर फिनिश गुड्स के बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अच्छा, रिसीवेबल कलेक्शन में मैंने पहले निकाल दिया था, कितना है भैया, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय उधार सेल 24 मिलियन इंटू 365। कंट्रोल सी, सीधा यहां लिखते हैं इसको, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये लीजिए साहब, अप्रॉक्स कर दिया मैंने इसको 61 डेज। ठीक है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री WIP इन्वेंट्री, अब आप समझिएगा, WIP इन्वेंट्री है 1.3 मिलियन की। अब आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको इस क्वेश्चन में जरा समझिएगा, नीचे गिवन होगा कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है जो नीचे अपन देखने पे मिल जाएगी, अपने को नहीं बोलेगा तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसी को ले लेंगे। ये प्रोडक्शन फॉर्मूला वही WIP अपॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है 23 मिलियन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है, हाँ, बाद में, यानी रॉ मटेरियल यूसेज 20 मिलियन अलग से दे रखा था, और प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 23 मिलियन दे रखी थी, $23 मिलियन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी अलग से नीचे, बेसिक क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए मैं इसको अलग से, जिसे मैंने येलो करा है, ये इंफॉर्मेशन आपकी अलग से नीचे दे रखी थी। अब मैं इसको हटा ही देता हूं रेड को, मैंने क्योंकि करा ही वैसे ही है इस क्वेश्चन को। खत्म, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आ गया, WIP 1.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 23, ये क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दे रखा होता है, इंटू 365। ये WIP आ गया 21 डेज का। फिनिश गुड्स जो निकलता है वो होती है आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 25 मिलियन इंटू 365। तो एक बात बता दूं, WIP और फिनिश गुड्स के लिए जो बेस होता है वो सेम हो जाता अगर क्वेश्चन में 23 नहीं दे रखा होता, तो 25 ही ले लेते। ये 29 डेज। सो पांचों निकल गए, 1 2 3 4 5, बट ये नेगेटिव है भाई, 18 माइनस 41। अब इन सबको जोड़ दूं तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ गई। अब एक बात मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, मैं सीधा इन्वेंट्री पीरियड भी निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन में। अगर सीधा निकालूंगा तो 4.3 मिलियन जो इन्वेंट्री है उसमें डिवाइड लगाऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का।
63 days. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक एक करके सबसे पहले उसने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मांगा, ये 63 डेज निकाल लिया अपन ने, इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कहता है इन सम क्वेश्चन अ मोर डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ इन्वेंट्री मे बी प्रोवाइडेड विद वैल्यू गिवन फॉर रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स, वेयर दिस इज द केस मोर डिटेल कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड। समझ गए? यानी ये 4.3 के डिटेल बता रहा है कि अगर ये डिटेल दे रखी होती तो वही 1 मिलियन का रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल यूसेज, ये 18 डेज। फिर डब्ल्यू आई पी अपन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अगर बोल दिया साफ, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दे रखा हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हो, ये मैंने बता ही दिया आपको। 1.3 अपॉन 23 इंटू 365। फिनिश गुड बचा हुआ 2 मिलियन था इस क्वेश्चन में, तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होगा, खत्म। फिर ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल रहा है, घबराए नहीं। ये जितने भी रेशियो डेज में निकल रहे हैं, जो भी डेज में निकल रहे हैं अपने पीरियड्स, अगर आप फॉर्मूले को उल्टा कर दो तो ये सब टाइम्स में, उसमें आ जाएंगे टाइम्स में। हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, काम नहीं आता। फिर भी कभी निकालना हो तो साफ बता दूं, जैसे कि अगर आपको ये निकालना था, ये 63 डेज आया, आप यूं भी कर सकते थे, 25 डिवाइडेड बाय 4.3, रिवर्स कर दो फॉर्मूले को। अरे ये आ गया 5.81 टाइम, घबराइए बिल्कुल मत। अब मैं अगर 365 में डिवाइड लगा दूं इसका 5.81 का, तो अल्टीमेटली 63 आ जाएगा, यानी एक स्टेप ज्यादा। तो ये टाइम्स कहलाता है। बात को समझिएगा। ये आ गया 63 लगभग, देखो वो आ गया ना, तो कुछ नहीं, एक स्टेप ज्यादा हो गया। ये इन्वेंट्री पीरियड की जगह इन्वेंट्री टाइम्स, फॉर्मूले को उल्टा कर दो बस, डेज हटा दो, फॉर्मूले को उल्टा कर दो। फिर अगर डेज निकालें तो डेज अपॉन जो इन्वेंट्री टाइम्स निकाला वो। ऐसे ही रॉ मटेरियल का भी, पेबल का भी, WIP का भी, फिनिश गुड्स का भी, रिसीवेबल का भी, पेबल का भी, सबका निकाल सकते हो आप टाइम्स। डिलीट, काम का नहीं है अभी, बस पढ़ाएगा जरूरी है। इन्वेंट्री टर्नओवर बोलते हैं इसको, टाइम्स को। कॉस्ट अपॉन एवरेज उल्टा कर दो बस, और वो हटा दो, डेज हटा दो। ठीक है? आप बोलोगे सर आपको तो अलग आया था। अरे भाई ये फिनिश गुड्स का निकाल रहा है, तो फिनिश मैंने तो रॉ उसका टोटल वाले का निकाला था। फिनिश गुड्स में क्या करोगे, ये देखो फिनिश गुड्स कितने का है आपका, 2 का, तो 25 अपॉन 2 12.5 आ जाएगा। अब 12.5 आ गया तो आप एक काम कर दो, 365 डिवाइडेड बाय 12.5। ये क्या आया बताऊं आपको, वही ऊपर आएगा देखो, ये 29.2, ये आ गया 29। ये देखा फिनिश गुड्स, मैंने जो निकाला था वो इन्वेंट्री ओवरऑल निकाली थी। ये आपको तब निकालना है जब क्वेश्चन में रॉ मटेरियल WIP और फिनिश अलग ना हो, अलग दे रखे हो तब नहीं निकालना है। ये तब निकालना है जब रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स नहीं दे रखे हो, अदरवाइज तो ऊपर वाला ही निकालना है। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर है, अगर 4.3 की डिटेलिंग दे दे तो 88 डेज, अगर नहीं दे
नॉट गिवन, तो फिर आप इन्वेंट्री डेज इन्वेंट्री डेज, ना तो रॉ बोलोगे ना WIP ना फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री डेज लेस पेबल पीरियड और यहां पे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये पेबल पेमेंट पीरियड। अब यहां पर एक मजेदार बात, ये पेबल पेमेंट पीरियड ऊपर वाला नहीं आएगा, वो रॉ मटेरियल का पेबल पेमेंट पीरियड है। तो फिनिश गुड्स का पेबल पेमेंट, तो इन्वेंट्री डेज 63 रहेंगे, रिसीवेबल कलेक्शन के डेज 61 रहेंगे, और पेबल पेमेंट पीरियड आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। आपके पेबल मान लो 2 ही हैं, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए 25, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 18 नहीं, 18 तो वो रॉ मटेरियल परचेस था। अब मटेरियल परचेस तो होगा ही नहीं ना जब आपके फिनिश गुड्स, जब आपका इन्वेंट्री के पोर्शन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपको कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि ये क्या कर रहा है, ये किताब वाले की तरीका सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझा दिया। बच्चों मेरी बात को फिर समझ लो, ये किताब ने नहीं पूछा, मैंने बताया आपको। अब ये मत कहना कि ये फिनिश गुड्स के बराबर आ गया, वो लकीली क्या है, आपके ट्रेड पेबल और आपकी फिनिश गुड्स दोनों 2 मिलियन है, इसलिए आंसर सेम आ गया आपका। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आंसर कुछ और आता फिर, और ये आंसर आता 95 डेज। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेबल पेमेंट पीरियड के अंदर आप पेबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लोगे अगर सिर्फ इन्वेंट्री क्या फिनिश गुड्स है तो। क्रेडिट परचेज लेनी है, क्रेडिट परचेज नहीं है तो क्या करूं, ये लेना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल की परचेज नहीं लेनी है आपको यहां पर, इस क्वेश्चन की से अलग क्वेश्चन बना दिया मैंने, यानी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पढ़ाया है मैंने, फॉर नॉलेज। खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये सारे पीरियड इसने निकाल लिए, क्वेश्चन करता जा रहा है, और ये देखो 83 डेज साइकिल आ गई इसकी। अब 83 डेज अकाउंट पे, अच्छा एक मिनट, अकाउंट पेबल बहुत ही बढ़िया, इसने 41 ही रखा, 80 नहीं रखा इसको, वाह जी वाह, और ही बढ़िया। लो, इसने ज्यादा टेंशन करी नहीं, मटेरियल परचेज ही ले लिया। मैंने जो बताया सही बताया, बट आपको लेना यही है क्योंकि वो किताब के हिसाब से चल रहा है, आंसर मैच कराने के लिए।
ये अब आंसर मैच हो जाएगा आपका। ये 41 डेज, ये 83 डेज। फिर समझा रहा हूं, ये 18 इसने पेबल ले लिया, जबकि वो रॉ मटेरियल का परचेज है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको बुक के हिसाब से चलना है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, अब वैसे पीरियड मेरे सारे मैच हुए हैं। तीनों के अलग अलग निकाले इसने, बट तीनों का सम उसके बराबर नहीं आएगा। देख लो जरा, रॉ मटेरियल का 18 है, WIP का 21 है, 18 21 39, फिनिश गुड्स का 29 है, 68 होता है, और वैसे 63 आ रहा है। उसका कारण है तीनों का बेस अलग है ना। अरे भाई, वैसे अपन ने जो निकाला वो निकाला 18 21 और 29। 29 और 21 कितना हो गया जी? 29 और 21 50, और ये 68, जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 63। ये 5 दिन का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके बेस अलग है। बेस समझ गए? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, तीनों का बेस अलग है ना यार। इसने ये नहीं निकाल के नीचे और निकाल के दिया। इफ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन कंसीडर्ड, अगर आप इन्वेंट्री का क्लास कंसीडर करोगे तो, इफ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन नॉट कंसीडर्ड, दोनों में आंसर अलग अलग है। दैट्स ऑल। यहां पे इसको ग्रीन करने की लॉजिक बताऊं, पेबल पेमेंट पीरियड दोनों का सेम माना है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये रॉ मटेरियल का पेमेंट पीरियड है, ये फिनिश गुड्स का है, बट क्या करें, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चल रहे हैं अपन। लीजिए, अब आप ये क्वेश्चन पकड़िए। Marlboro company estimate the following figure: sales all on credit 360, receivable 306। तो पहला रेशियो तो आ गया, पहले डेज तो आ गए 306 अपॉन 3600 इंटू 365 डेज आ गए। 306 अपॉन 3600, ये देखो। सो रिसीवेबल पीरियड ये आ गया आपका 306 अपॉन 3600 इंटू 365। थ्री जीरो सिक्स अपॉन 3600 इंटू 365। ठीक है बच्चों, ये पहला तो देखते निकाल दिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आप जानते हो सेल्स में से जीपी हट जाता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। 25% ऑन सेल्स, यानी इसका 3600 का 25% निकाल के हटा दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सेल्स है 3600, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 3600,
दैट इज 900, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग फिगर, एक ही बात है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट कई बार कॉस्ट पे भी होता है, तो अगर कॉस्ट पे दे रखा होता तो 3600 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 करते हैं। याद है आपको, याद होना चाहिए था। तो सिर्फ जीपी बोला है वो सेल पर होगा, जीपी ऑन कॉस्ट बोला है तो सेल इंटू जीपी अपॉन 100 प्लस जीपी। ठीक है, 2700 का। अब आपको एक लैंग्वेज बोली है उसने यहां पर, फिनिश गुड्स 200,000 का है इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री 350 की है, रॉ मटेरियल की 150 की इन्वेंट्री है, ट्रेड पेबल 130 के हैं, इन्वेंट्री लेवल कांस्टेंट है, मतलब जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में है, किसका, रॉ का भी, डब्ल्यूआईपी का भी, फिनिश का भी। हर तीनों के स्टॉक होते हैं ना, बट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी, यानी परचेज ही कंज्यूम है। अच्छा, साफ बोल दिया, रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सारा का सारा उधार पर है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी वो 2700 आई थी, तो 2700 का 80% आप निकाल लो 2160। एक बात बता दूं, अगर 2700 का 80% 2160 है तो वेजेस और बाकी के खर्चे, प्रोडक्शन खर्चे, देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, वेजेस होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो वेज प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं उसको। तो ये 21 ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने, 2700 में से अगर 80% ये है रॉ मटेरियल, तो बाकी बचा हुआ क्या रहा होगा, वेजेस एंड प्रोडक्शन। बिल्कुल सही, काम आएगा बाद में काम आएगा आगे। अभी तो अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल के डेज निकालने हैं बच्चों। रॉ मटेरियल के डेज जो हैं आपके, सीधा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, चलो यहां से नहीं लिखते, यहां से लिखते हैं। बताओ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है आपकी, 150 डिवाइडेड बाय मटेरियल यूसेज कितना, मटेरियल यूसेज वही लोगे फिगर आप, कौन सा, 2160, 150 डिवाइडेड बाय 2160 मटेरियल यूसेज इनटू 365, ये रहा 150 डिवाइडेड बाय 2160 इनटू 365। आपको बता दूं, रॉ मटेरियल के लिए, डब्ल्यूआईपी के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, तीनों के लिए मैं ध्यान रखूंगा, रॉ मटेरियल में मैं सिर्फ 80% ले रहा हूं, ठीक है, यानी कि 2160। डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का बेस दोनों का सेम रहेगा और वो रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और वो कितना है डब्ल्यूआईपी आपका, डब्ल्यूआईपी है 350 का, तो 350 डिवाइडेड बाय 2700 कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अब इसमें एक चीज समझाना चाहता हूं, आपके कोर्स में नहीं है बट नॉलेज के लिए समझना। ये जो 2700 इसके दो टुकड़े हैं, 2160 और 540। एक्चुअल में फिनिश गुड्स में तो आपको फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय 2700 पूरा ही लेना है हमेशा, लेकिन जो डब्ल्यूआईपी है उसमें 2700 नहीं होता, उसमें 350 डिवाइडेड बाय 2160 इंटू 365, 350 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 3। अलग अलग करके क्यों कर रहे हो, एक ही कर लो। हाँ, एक ही कर लेता, लेकिन एक बात बताऊं, डब्ल्यूआईपी तो पार्टली फिनिश्ड है, तो इसमें आप 2700 क्यों ले रहे हो। तो उसमें क्या होता है, वेजेस एंड ओवरहेड, अगर वो बोलता डब्ल्यूआईपी में सिर्फ 60% ही लगे, कितने लगे, 60%, तो आप क्या करते, 350 डिवाइडेड बाय 2700 इंटू 365, 350 डिवाइडेड बाय 540 इंटू, मैं रिपीट करता हूं, 350 डिवाइडेड बाय 2160 इंटू 365, और 350 ही
डिवाइडेड बाय 540 इंटू 60% इंटू 365, ये मेरा WIP निकलता। अच्छा, अगर कब बोलता, अच्छा WIP में मुझे 2700 के टुकड़े करने की जरूरत नहीं कि 2700 में मटेरियल कितना और वेजेस ओवरहेड कितना। इवन कह रहा हूं वेजेस ओवरहेड के फिगर भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये बोलता अगर आपका WIP 40% कंप्लीट है तो आप 350 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 40%, ये तो होता WIP में मटेरियल कंपोनेंट और ये होता वेजेस एंड ओवरहेड कंपोनेंट। ये नॉलेज के लिए, यानी 2700 ओवरऑल एक साथ नहीं लेना है। अच्छा, ऐसा सिर्फ WIP में ही होगा। फिनिश गुड में मटेरियल वेजेस ओवरहेड अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मटेरियल लेबर और ओवरहेड तीनों सब लग चुके होते हैं 100%, इसलिए तीनों का टोटल लेना है आपको 2700। मटेरियल में सिर्फ मटेरियल आएगा रॉ मटेरियल के अंदर। WIP में तीनों अलग अलग होते हैं, फिनिश गुड में तीनों साथ होते हैं। तीनों अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि तीनों का परसेंटेज, अच्छा ये भी हो सकता है कि मटेरियल भी हमारा 70% ही लगा है वर्क इन प्रोग्रेस में, सारा मटेरियल एक साथ नहीं लगा है, तो क्या करते हैं 350 डिवाइडेड बाय 2160 इंटू 70% इंटू 365। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जाम में तुम्हारे नहीं पूछ रहा है, बट क्या पता कभी पूछ ले तो। यानी अगर बोल दे WIP में मटेरियल 70% लगा है और वेजेस ओवरहेड 60% लगे हैं, तो ये जो टुकड़े मैंने करके दिए वो इसलिए दिए हैं। तो आप क्या करोगे, WIP डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालोगे, आप करोगे 350 पूरा डिवाइडेड बाय 2160 इंटू 70% इंटू 365, वेजेस एंड ओवरहेड 350 डिवाइड बाय 540 इंटू 60% इंटू 365। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? से यस और नो, से यस और नो। हाउ मेनी अलाइव? 21, 27 से 21 हो गए, बहुत बढ़िया। ये डिलीट। आप समझे ये 540 की यूटिलिटी क्या थी? अगर आपको WIP का परसेंटेज दे रखा होता, अच्छा बोल दे WIP 70% इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब मटेरियल वेजेस ओवरहेड, तो क्या करोगे 350 डिवाइडेड बाय 2700 इंटू 70% इंटू 365, ऑल एस्पेक्ट मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड सब 70% लगे हैं। मटेरियल भी 70 लगा है, लेबर भी 70 लगी, ओवरहेड भी 70 लगी है। कई बार क्या होता है मटेरियल तो पूरा शुरुआत में लग जाता है, फिर लेबर और ओवरहेड थोड़ी देर लगती है। बट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ये प्रेज्यूम करते हो कुछ नहीं बोलेगा, तो जो फिनिश गुड्स का बेस है वही WIP का बेस होगा। फिनिश गुड 200 का था, 200/27 ये हो गया। रिसीवेबल बता दिया आपको, पेबल आराम से निकल जाएगा। पेबल का पीरियड ये ट्रेड पेबल 130 के हैं, बिल्कुल ट्रेड पेबल 130 के हैं, और सारा माल उधार में है तो 2160, हाँ तो 2700 नहीं 2160, ये रहा पेबल पीरियड। पेबल पीरियड 130 डिवाइडेड बाय 2160, परचेज ही कंज्यूम मानी जाएगी क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, इंटू 365, इसलिए ये 130 है, सॉरी। ठीक है बच्चों, TYU3 लेटर स्टेज पे करेंगे, आज नहीं करेंगे। थोड़ा समय देते हैं आपको आज के लिए कि आप बचा हुआ पोर्शन कर आए। आज यहीं रोक लेते हैं क्लास, ठीक है? तो कल आप लोग पढ़कर आइएगा, जिनका छूट गया है वो करके आइएगा, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेंगे, लगाएंगे इसको 3 से 4 दिन चैप्टर को पूरा शांति से तसल्ली से। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। गुड डे एवरीवन। सर यस, मैं पूछ रही थी कल क्लास इसी टाइम पे होगी 5:30 से 7 पे?
नहीं बेटा, कल तो स्प्लिट करके कराएंगे। आज मेरे का अपॉइंटमेंट था आज कोई, इसलिए मैं नहीं कर पाया था। डॉक्टर का मेरा रूटीन चेकअप था।